अब परागण के पश्चात का परिवर्तन हम देखते हैं। तो इसमें परागकण वर्तिकाग्र पर नमी व शर्करा, परागकण वर्तिकाग्र पर नमी व शर्करा अवयव अवयव अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं साहब? अवयव अवशोषित करते हैं, जिससे अंदर कोश का द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, तो कोश का द्रव्य का आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा साहब। कोश का द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने से क्या होगा? आप सब समझदार हैं। जिससे बाहरी परतों पर जिससे बाहरी परतों पर एक दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण अंतःचोल को मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटाइन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? और इंटाइन, एक्जाइन बहुत पहले हमने पढ़ लिए हैं साहब। किसी भी जनन छिद्र जनन छिद्र को इंग्लिश में बोलेंगे जर्म पोर। इसके बारे में भी हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, आप पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। एक जर्म पोर से एक नलिका के रूप में बाहर आती है, एक नलिका के रूप में बाहर आती है, ठीक है सर। और जब ये नलिका बाहर आती है तो इसे पराग नलिका या परागनाल, और इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे साहब? पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर वर्तिकाग्र पे तीसरी कोशिका बनती है तो वो वाली बात करते हैं, ठीक है सर। तो पराग नलिका में सबसे पहले कायिक केंद्रक प्रवेश करके इसके शीर्ष पर पहुंच जाता है, इसके शीर्ष पर पहुंच जाता है। बाद में जनन कोशिका पराग नलिका में प्रवेश करती है, पराग नलिका में प्रवेश करती है। देखिए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि जनन कोशिका क्यों पराग नलिका में प्रवेश करेगी। देखिए, पहले हमने बताया था 2 सेल या 2 कोशिकीय अवस्था में परागण हो जाता है, ठीक है। ये 60% से अधिक में होता है, लेकिन जो 40% थे उसमें कितने में होता है? 3 में। और वो कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता? 2 नर युग्मक, ये परागण 40%, ठीक है। अब आप जानते हो ये द्वि कोशिकीय जो है ये कहां पे हो रहा है? पोलन सेक में, यानी कि परागपुटी किसमें हो रहा है साहब? परागपुटी में। और ये 40% वाला जो है ये भी कहां पे हो रहा है? परागपुटी में। तो जब ये काम परागपुटी में हो रहा है तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो 2 कोशिका का तो परागण हो गया, क्या हो गया? 2 कोशिका का परागण, और ये कहां पहुंच गया? वर्तिकाग्र पर। तो अब इसके ऊपर 3 कोशिका कैसे बनेंगी? आ गया समझ में? वर्तिकाग्र पर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर कैसे होगी उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है सर। तो इसलिए जनक कोशिका में क्या कर जाएगी सर? पराग नलिका में प्रवेश कर जाती है। जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मक जिससे 2 नर युग्मक
या मैं बोलूं मेल गैमेट्स, दो नर युवक यहाँ पे मेल गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है साहब, अब स्टार मार्क पॉइंट है साहब, आपको आना चाहिए। यह तीन कोश की अवस्था, अब तीन कोशिका हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि समसूत्र विभाजन के बाद कितने बनेंगे? दो नर युग्मक और एक कायिक कोशिका थी पहले से, कायिक केंद्र, तो कितनी हो गई? तीन हो गई। ठीक है, तो यह तीन कोश की अवस्था, यह तीन कोश की अवस्था बोले तो थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल स्टेज आवर्त बीजियों के, आवर्त बीजी बोले तो एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों के नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद इंग्लिश में मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, को प्रदर्शित करती है, अर्थात एंजियोस्पर्म के परिपक्वन, एंजियोस्पर्म के परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें केवल एक नलिका या कायिक कोशिका, जिसमें केवल एक नलिका या कायिक कोशिका तथा दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है साहब, तो परिपक्व नर युग्मोद में कितनी कोशिकाएं? तीन, दो तो नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, थोड़ी देर पहले भी मैंने बता दिया था, अब बस वो लिख दिया। ठीक है, एक और स्टार मार्क पॉइंट, आवर्त बीजियों में संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद अत्यधिक हासित यानी कि क्षीण संरचना होती है, जो कि बीजाणुद्भिद, जो कि बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पर आश्रित या निर्भर होता है, आश्रित या निर्भर होता है। ठीक है साहब, लघु बीजाणु मात कोशिका, लघु बीजाणु मात कोशिका या पराग मात कोशिका से परिपक्व परागकण के, से परिपक्व परागकण के निर्माण के लिए एक अर्धसूत्री व एक समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अब आपको कुछ आए या ना आए, इतना समझाने के बाद अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बस ये लाइन आनी चाहिए, और जितना भी पढ़ाया आया अच्छी बात, नहीं आया और अच्छी बात, बट आपको ये लाइन आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बीज से, सीड से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड कितने बीज बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे,
कितनी चाहिए साहब? एक अर्धसूत्री व एक समसूत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, एट द एंड यही है इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको पूछा जाए परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए, क्या पूछा जाए साहब? परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए एक अर्धसूत्री, अर्धसूत्री आप समझते ही हो साहब, मियोसिस, एक अर्धसूत्री वहां दो समसूत्री, वहां दो समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, दो समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। समझ में आया सर? ये दो लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत। अगर आपको पूछ लिया जाए परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करना है तो कितने? एक अर्धसूत्री दो समसूत्री। और अगर आपको पूछा जाए परिपक्व परागकण का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है? परिपक्व परागकण का, तो कितना? एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री। ठीक है जी, ये दोनों आपको आने ही चाहिए।